ऐसे में हर एक इंसान के ऊपर नजर रखना और उसकी तलाशी लेना बहुत मुश्किल था। और उसी भीड़ में ना जाने कैसे वो बूढ़ी औरत ग्राउंड के अंदर तक पहुंच जाती है। लेकिन उसका ग्राउंड के अंदर तक पहुंचने का क्या मकसद था, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन तभी पब्लिक के अंदर सिविल ड्रेस में जो कमांडोज थे, उनमें से किसी एक की नजर उस बूढ़ी औरत के ऊपर पड़ जाती है। इसके बाद तुरंत हाई अलर्ट मैसेज क्रिएट किया जाता है और किसी भी तरीके से उस औरत को पकड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन भीड़ का फायदा उठाते हुए धीरे धीरे वो औरत लोगों के बीच से होते हुए सबसे आगे वाली लाइन तक पहुंच जाती है और ठीक उसी जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है जिस जगह के सामने से होते हुए कुछ ही मिनट में प्रधानमंत्री मोदी गुजरने वाले थे। पर तभी एसपीजी की एक महिला कमांडो के द्वारा उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए साइड में ले जाया जाता है। लेकिन ताज्जुब वाली बात यह थी कि जिस वक्त वो कमांडो उसको साइड में ले जाना चाह रही थी, उस वक्त वो बूढ़ी औरत वहां से बिल्कुल भी नहीं हिलती है और जबरदस्ती वहीं पर खड़े रहने की कोशिश करती है, जिसके बाद बलपूर्वक वो कमांडो उसको वहां से खींचते हुए साइड में लेकर जाती है और फिर बाकी के कमांडोज के द्वारा उसे एक सीक्रेट जगह पर ले जाया जाता है ताकि पब्लिक में किसी को भी इस बात की भनक न लगे। और फिर रैली के अंदर नारों का इतना ज्यादा शोर था कि किसी को भी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कुछ ही मिनटों में वहां पर हुआ क्या है। हालांकि तभी धीरे से प्रधानमंत्री मोदी तक भी यह खबर पहुंचा दी जाती है कि वो स्टेज से आगे पब्लिक तक न जाए, क्योंकि कभी कभार मोदी खुद से ही पब्लिक से हाथ मिलाने के लिए और उनका अभिवादन करने के लिए उनके बहुत करीब तक चले जाया करते थे। लेकिन इधर जैसे ही उस बूढ़ी औरत को साइड में ले जाया जाता है और उसकी तलाशी ली जाती है, तो तलाशी लेने वाले कमांडो के हाथ कांप जाते हैं, क्योंकि उसने कपड़ों के अंदर अपने आप को पूरी तरीके से एक टाइम बम से कवर कर रखा था और उस टाइम बम की डिजिटल स्क्रीन पर अब सिर्फ कुछ ही मिनट का टाइम बचा था। पर उस बूढ़ी औरत के पास कोई भी रिमोट नहीं था। साथ ही उसके हाव भाव और बोलचाल को देखकर भी सुरक्षा एजेंसियों को यह समझ में आ गया था कि ये कोई पढ़ी लिखी औरत नहीं है, बल्कि इसको तो एक मोहरा बनाकर यहाँ तक भेजा गया है। इसके बाद बम को रिफ्यूज करते ही उस औरत से सख्ती से पूछताछ की जाती है, जिसके बाद वो सारी बातें उगल देती हैं और उसी इंट्रोगेशन में मोहम्मद शेख का नाम निकलकर सामने आता है। पता चलता है कि मोहम्मद शेख धर्म की आड़ में आतंक फैलाने वाले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई का हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक एजेंट था। इसके साथ ही यह भी पता चलता है कि उस दिन प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर वो फिदायनी आत्मघाती आतंकवादी हमला सफल होते ही उस बूढ़ी औरत की तरह ही वो बाकी के जो 4 लोग थे, वो देश के बाकी के अलग अलग शहरों में बम ब्लास्ट करने वाले थे ताकि देश में ऐसी स्थिति बन जाए जिसको संभाला ही ना जा सके। लेकिन वो 4 लोग कहां थे, इसके बारे में उस औरत को कुछ भी पता नहीं था। ऐसे में उसी रात को सुरक्षा एजेंसियों ने शाहीन बाग के उस इलाके से मोहम्मद शेख को उठा लिया था। लेकिन बाद में पता चलता है कि जिस वक्त उसको घर से उठाया गया था, उस वक्त अगर इस काम को करने में दिल्ली पुलिस और एनएसजी के कमांडोज सिर्फ आधे घंटे भी लेट हो जाते तो मोहम्मद शेख शायद कभी भी पकड़ में नहीं आता, क्योंकि जिस वक्त उसके घर का दरवाजा खटखटाया गया था, उस वक्त वो अपने घर के अंदर हड़बड़ाहट में अपना सारा सामान ही पैक कर रहा था और वहां से फरार होने की फिराक में था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि मोदी के ऊपर उनका इतने दिनों से प्लानिंग के बाद किया जाने वाला आतंकवादी हमला फेल हो चुका है और इस फिदायनी आत्मघाती हमले के लिए उन्होंने जिसको तैयार किया था वो सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ में है, तो अब उसको किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता है। इस बात का उसे अच्छी तरीके से अंदाजा था। लेकिन फिर उस रात उसको वहां से उठाते ही बाकी के 4 लोगों की जानकारी भी सुरक्षा एजेंसियों को लग जाती है, जिसके बाद अलग अलग शहरों से उन 4 को भी बेहद सावधानी से पकड़ लिया जाता है और इस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर और पूरे देश में अलग अलग जगहों पर होने वाले हमलों को सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा नाकाम कर दिया जाता है। और इन सब में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और दिल्ली में चाय की दुकान चलाने वाले महेश का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि अगर महेश के द्वारा शुरू में मोहम्मद शेख के घर पर आने जाने वाले अनजान लोगों की इंटेल न मिलती तो शायद इस कड़ी को कभी सुलझाया ही नहीं जा सकता था और जब तक सुलझाया जाता तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती और वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाते। दोस्तों, अगर हमारी ये 2D एनिमेशन वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे भी ऐसी ही कहानियां 2D एनिमेशन के जरिए आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमें बहुत मोटिवेट करता है।